अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप गेम उठा दो। वर्ल्ड कप 2023 का बाकायदा आगाज कल से इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच से हो चुका है। क्या ही शानदार मैच था। न्यूजीलैंड ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को धो डाला और 9 विकेटों से शिकस्त दी। आज कौमी टीम का जो है वो पहला मैच है, नेदरलैंड्स के खिलाफ है और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। जब भी पाकिस्तान का मैच होता है हम एक्साइटेड भी होते हैं, बट कहीं ना कहीं जाके हम लोग नर्वस भी होते हैं और बहुत सारी दुआओं का सहारा भी लेते हैं। और मुझे लगता है ना कि उन्होंने जो लास्ट वर्ल्ड कप का फाइनल था उसकी रिडेम्पशन की, जिस तरह उन्होंने उनसे ना सिर्फ मैच जीता, एक बड़े मार्जिन से जीता और खास तौर पे जो उनके अंदर एक गुस्सा नजर आ रहा था ना, मुझे एक हंगर भी था जीतने का और बड़े मार्जिन से जीतने का। वो रिडेम्पशन थी कि आपने हमें फाइनल में हराया और वर्ल्ड चैंपियन बने। लेकिन ये होता है क्रिकेट के अंदर। लेकिन इरफान साहब, आप नहीं समझते कि अगर हम वार्म अप मैचेस की बात करें तो परफॉर्मेंस कोई अप टू द मार्क नहीं थी और हमें डिसअपॉइंटमेंट का ही अगेन सामना करना पड़ा। मैं ये समझती हूँ कि अगर वार्म अप मैचेस होते हैं तो उसमें आपका मोराल हाई होता है अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। नहीं, उसका दो ऑब्जेक्टिव है ना। एक तो ऑब्वियसली आपने डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी चेक करने हैं और साथ उन्होंने ये भी देखना है कि क्या हम ऐसे प्लेयर जो हमारे डगआउट का पार्ट है उनको किसी जगह पे यूज किया जा सकता है। तो इस लिहाज से आपको वो फील नहीं आएगी जो एक इंटरनेशनल मैच के अंदर आती है। और मेरा ख्याल है जो हम हमेशा बात कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन है, वो किस वजह से है। मेरा ख्याल उसी तरफ बढ़ते हैं हम। बिल्कुल। और उसमें बात करें तो जी हमारी खुशकिस्मती है कि 92 के जो हीरोज हैं वो हमारे साथ हैं, हमारे पैनल का पार्ट है। एशिया कप में भी हमारे साथ थे और वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो हम सब के दिलों के राजा, पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन कमेंटेटर, वन एंड ओनली रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई जी। अगर उनके साथ बात करें तो फिर एक और हमारी बड़ी गुड लक है कि पाकिस्तान में अगर पेस बॉलिंग की बात की जाए, आउट स्विंग की बात की जाए और प्लस उनके एनालिसिस की बात की जाए तो मेरा ख्याल है बड़े ही आउटस्टैंडिंग और बड़े ही दबंग है। द वन एंड ओनली, द लेजेंड, द सुपरस्टार आकिब जवेद। सामने आकिब भाई, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक। आपके भी क्या हमारी तरह इमोशंस हैं, मिक्स्ड इमोशंस? क्या आप एक्साइटेड भी हैं, कहीं ना कहीं जाके नर्वस भी हैं? क्योंकि जब पाकिस्तान का मैच होता है ना, हम लोग वो पेट्रियोटिक तो बहुत ज्यादा है, खुशी भी बहुत होती है, लेकिन इमोशनल नहीं होता कभी। आप पक्के हो गए। बिल्कुल। तो जैसे शुरू में फैन होता ना, हाँ मैं जैसे 99 का वर्ल्ड कप में अक्सर बात करता हूँ तो पाकिस्तान फाइनल हारा तो कई दिन मैं नहीं सो पाया, तो रोते भी रहे। मेंशन करते हैं कि आप बहुत। फिर इसी तरह 2007 का फाइनल हुआ तो कई दिन नहीं सो पाए कि ये क्या हो गया कि हम फाइनल हार गए। देखिए, जो क्रिकेटर है उसको वो रियलिटी बेस उसको आने पड़ता है। 92 जीते तो हार और खुशियां और सेलिब्रेशन। 96 में हार के आए तो फिजिकल लोगों ने हमें गंदे अंडे और टमाटर भी आए। आई थिंक दिस शुड नॉट हैपन। लेकिन अगर हम अपनी कौम की बात करें ना, हमारे इमोशंस इतनी ज्यादा अच्छी तरह जुड़े हुए हैं क्रिकेट के साथ और ये वाहिद ऐसा स्पोर्ट है, मैं समझती हूँ, जिसमें हमारी सारी कौम एक हो जाती है। तो ये जो इमोशंस हैं, ये जो अंडे मारना या फिर खुशी ये देखिए, जब तक इमोशंस नहीं होंगे, इसीलिए क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान में लोगों मकबूल है और लोगों के दिलों में धड़कती है। अगर ये लोग अगर इमोशंस ना दिखाएं, जो 92 में हमें जो सेलिब्रेशंस हमने की, जो जब भी अच्छा टीम करती है तो आपके फैंस नहीं है तो आप कुछ नहीं। इवन चैंपियन ट्रॉफी का अगर आप देखें तो जिस तरह सरफराज को वेलकम मिला, टीम को वेलकम मिला। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया जब 2019 के वर्ल्ड कप में वापस आया सेमीफाइनल हार के, तो उनके प्लेयर के घरों में अटैक किया गया। तो हमारे से कई गुना ज्यादा इमोशनल वो लोग हैं। वो तो हम तो शायद अभी मेरा देखा सब कॉन्टिनेंट का मजाज है और इसको एंजॉय करना चाहिए। जी बिल्कुल। आप एज प्लेयर भी मैं इनको यही समझाता हूँ कि देखो, जब आपने 5 आउट किए हैं या आपने 100 रन्स किए और टीम को जिताया है तो लोग आपको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। और जब आपसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपसे परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं आती तो फिर रेडी रहे कि लोग क्रिटिसाइज करेंगे। अच्छा, वैसे आप लोग बहुत लकी रहे हैं, मैं ये समझती हूँ। आप लोगों के दौर में उस तरह से सोशल मीडिया नहीं था और लोग उस तरह से ट्रोल नहीं करते थे, मीम्स नहीं बनते थे। ठीक है, वो फेस टू फेस एक क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता था, लेकिन डोंट यू थिंक आप लोग ज्यादा ब्लेस्ड थे कि ये सोशल मीडिया जैसी तबाही नहीं थी आप लोगों के दौर में? बहुत ज्यादा, क्योंकि 2-4 अखबार होते थे, एक पीटीवी होता था, लेकिन अपने खेलते हुए इतनी गालियां नहीं खाई क्योंकि अपनी पहली दफा जब आपको एक्सपीरियंस होता है ना, आप वैसे क्रिकेट खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। जब पाकिस्तानी टीम में गया तो बुरी बॉल गई तो गालियां पड़ी। उन्होंने ये मैसेज दिया कि अब ये तेरी अकेले की बॉल नहीं है, ठीक है। और जब कोचिंग में आया तो जो अभी लाहौर के
कलंदर के साथ मैंने कोचिंग की है तो बेपनाह 5 साल गाली खाई है। अब मैं गाली खाता हूँ किसी और बच्चे की बॉल कराने पे। अच्छा, पहले अपने पे पड़ती थी, अब किसी पे अब और मुश्किल काम हो गए, करानी किसी और ने। बेसिकली कोच बाप का रोल होता है, तो अब बाप के रोल में आगे बच्चा गलती करेगा तभी बाप को तो वो भी आपको पड़ती है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये ना हमने रमीज भाई की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि हमने उनको होल्ड करके रखा है, उन्होंने कमेंट्री के लिए जाना है। बिल्कुल जी, बॉर्डर पार से हमें ज्वाइन कर रहे हैं रमीज सर। हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है, सुनो न्यूज़ के लिए बहुत ऑनर की बात है कि सुनो फैमिली का हिस्सा है, साथ साथ उनकी अगर हम बिजी स्केड्यूल की बात करें तो कमेंट्री भी करनी है, मैच भी देखना है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, क्या कहेंगे? अच्छा रमीज भाई, पहला क्वेश्चन मैं आपसे साथ ये भी जानना चाहूँगा, अगर हम टीम कम्बिनेशन की बात करते हैं तो हमेशा आप भी इसको एडवोकेट करते हैं कि हमने डिफरेंट माइंडसेट के साथ और कई ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की बात करनी है। सबसे बड़ा भी जो प्रॉब्लम आया है, जैसे फ़खर हमारा सबसे बड़ा मैच विनर है बट अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहा, एक ये है अप्रोच कि हम अब्दुल्ला शफीक को चांस दें। दूसरा मैं ये सोचता हूँ कि जैसे T20 फॉर्मेट की बात करें तो रिजवान को अगर ओपन करवाई जाए किसी तरह, अगर हम सोचें इमाम के साथ 1-2 मैचेस में ट्राई किया जाए, और T20 में हम सब देखते हैं कि वो दायरे का बड़ा अच्छा यूज़ करते हैं, और हमें साउथ शकील को नंबर 4 पे खिला के अगर ट्राई किया जाए, तो इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं? जी मैं इत्तेफाक करता हूँ आपसे, जो फॉर्म प्लेयर्स है ना उनको आगे खेलना चाहिए, और जो आउट ऑफ फॉर्म है उनको टीम में नहीं होना चाहिए, या अगर जबरदस्ती आपको फिर भी एक तरह से बैलेंस आपको मिलता है आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर से, तो फिर उनको वहां एडजस्ट करें जहां पे उनकी यूटिलिटी कम से कम हो, जहां पे वो मैच फंस ना जाए आपका, वो अगर बैटिंग करने आए या बॉलिंग करने आए। तो ये सही सजेशन है, साउथ शकील को खेलना ही खेलना है। देखिए उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो बहुत बड़ा टैलेंट है जी, और उनके पास इस पिच के ऊपर वो ठीक खेलेंगे, इम्प्रोवाइज अच्छा करेंगे, बड़ी शॉट्स भी खेली उन्होंने और बड़ी नीट एंड क्लीन हिटिंग करते हैं। सो रिजवान को ऊपर के नंबर पे भिजवाएं, ओपन करवाएं, और उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि फॉर्म ओपनर्स का होना प्लेसिड ट्रैक्स के ऊपर बड़ा जरूरी है। आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर जो है वो वक्त भी जाया करेगा जी। अच्छा रमीज सर, हम अपने मिडिल ऑर्डर के बारे में भी थोड़ी सी बात करना चाहेंगे, क्या कहेंगे, आपका कमेंट लेना चाहेंगे? इसमें मैं ऐड करता चलूँ, अगर लगे तो इफ्तिखार का नंबर हम देखते हैं कि उसको कभी एक सर्टेन नंबर नहीं दिया जाता। मैं आपसे भी जरूर जानूंगा इस हवाले से कैसे देखते हैं आप? देखिए मिडिल ऑर्डर में हमारे स्टैट्स जो हैं वो बहुत ही खराब हैं, और इस वक्त सेकंड वर्स्ट हैं दुनिया में। अगर आप सेंचुरी का हिसाब लगा लें या पार्टनरशिप्स का हिसाब लगा लें, इसमें हम बहुत पीछे हैं। तो यहाँ पे तो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है। देखिए वर्ल्ड कप में 92 वर्ल्ड कप की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, करीबन मेरे ख्याल में उस वर्ल्ड कप में अगर 10 मैच होंगे तो 7 दफा ओपनिंग पेयर बदला गया था। वो लास्ट के 3-4 मैचेस में कहीं कंसोलिडेट हुआ था, जब सारे ऑप्शंस आजमा लिए गए। उसके बाद 2 चेहरे ऐसे हुए जिनको नॉमिनेट किया कि हाँ ये 3 इकट्ठे मैच या 4 खेल सकते हैं जी। सो बाबर आजम एंड कंपनी को ये देखना है कि जहां पे आपकी कोई चीज आपको नहीं वो उससे वो रस मिल रहा या वो आपको रिस्पांस मिल रहा, आप उसको बदलें। ये बहुत लंबा ले जाते हैं मीडियोकर परफॉर्मर्स को साथ लेने के लिए, चक्कर में ये कि जी टीम का कॉम्बिनेशन खराब हो जाएगा और मैं इसको बैक कर रहा हूँ और ये करेगा नहीं। आपके पास एक वर्किंग पेपर 92 वर्ल्ड कप का है और वो उसका बेस ये था कि जो फॉर्म में उसको खिलाएं आप, और जो फॉर्म में नहीं है उसको आप फारिग करें। ये नहीं हो सकता है कि और ये वर्ल्ड कप है तो आपके पास और यहाँ पे मैचेस मिलते हैं तो आपको तो बेस्ट से बेस्ट की तलाश होनी चाहिए। तो इसके ऊपर एडजस्ट करना है। मैं समझता हूँ साउथ शकील में डालें आप 4 नंबर के ऊपर, रिजवान से ओपन करवाएं, इफ्तिखार को ऊपर लेके आए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यही मेरा ख्याल सेम आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह हमने रिजवान का मैंने पूछा और साउथ शकील के हवाले से, और इफ्तिखार के साथ अगर देखा जाए तो उस बेचारे को कभी हमने एक नंबर नहीं दिया, कभी 5वां, कभी 6ठा, कभी 7वां। इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? देखिए इफ्तिखार की अगर बात करें तो मेरे लिए उस दिन बड़ा शॉकिंग था। अच्छा, कि वो एक चेहरा जो हम पिछले 6 साल से देख रहे हैं, उसके 16 ODIs हैं अभी तक। तो उसका मतलब ये है 2014-15 से बेचारा खेल रहा है कि इतने साल हो गए उसको क्रिकेट खेलते हुए, तो ज्यादा उसने सैर ही की है। और आप वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, और अगर आप देखते हैं तो मिडिल ऑर्डर में आपको बाबर के बाद वो नजर आता है जी कि वो एक ऐसा प्लेयर है कि जो आके 30-40 एक क्विक या बड़ी हिटिंग कर सकता है। अच्छा, अब जो आप कह रहे हैं कि रिजवान को ऊपर कर दें, देखिए ये काफी अरसे से चल रहा है, विद इन द टीम भी चल रहा है जी। ये रिजवान की कोशिश भी है
हाँ कि मैं ओपन कि मैं ऊपर जाऊं और वो जो अगर वो 6 ओवर्स का अच्छा फायदा उठा सकता है तो 10 का भी तो उठा ये कहता है कि मैं 10 का ज्यादा उठा सकता हूँ। सकता। सही। ठीक है, और बीच में आके अगर कोई प्लेयर आपके पास है जो मिडिल ऑर्डर में इफेक्टिव हो सकते हैं। अगर आप रिजवान की क्रिकेट देखें, ये लाहौर से भी खेले, जी ये कराची से भी खेले, एक बार खिलाते नहीं थे। अच्छा, कहाँ खिलाते थे? 5-6 पे खेलते थे और कभी उस जगह परफॉर्म नहीं हुआ। इनकी किस्मत बदली जब ये ओपन पे आए, न्यूजीलैंड गए और ओपन। ठीक है। अगर आप इनकी T20 की ओपन से निकालें, वनडे में अगर इनकी परफॉर्मेंस देखें तो उस तरह का इम्पैक्ट नहीं है। टेस्ट मैच में भी वैसा इम्पैक्ट नहीं है। Exactly. और ये चीज़ साबित करती है कि वो नए बॉल से जो 2 फील्डर बाहर हैं उसका वो अच्छा फ़ायदा उठा लेते हैं। ठीक है, अब ये जो भी कॉम्बिनेशन बन गया, अब ये कह रहे थे टीम को वर्ल्ड कप जाने से पहले कि चेंजेस नहीं करें, हम एक टीम के साथ जा रहे हैं। लेकिन ये वर्ल्ड कप के बाद जो अगर चेंजेस करनी है और सोचनी है जी तो कप्तान को आज सोचनी पड़ेगी। ऐसा ही। शादाब की जो मैंने कल बात की थी, अगर कुछ अच्छा सोचना है तो दिस इज द टाइम। वर्ल्ड कप जब गुजर जाएगा उसके बाद आप सोचो, आप ना सोचो, बिल्कुल ऐसा ही। उस चेंज का कोई फायदा That would be नहीं। useless, और बिल्कुल। ये इनको ये प्रैक्टिस मैचेस में रिजवान को ऊपर रख के एक कॉम्बिनेशन ट्राई करना चाहिए था। ये कप्तान में इसलिए कहता हूँ कि वो कप्तान नहीं है जो घर से बैटिंग नंबर लिख के होटल से जाए और बॉलिंग ऑप्शंस पता हो ऑटो पे लगी हुई है। ऐसा कप्तान जो है वो फिर कप्तान नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको बाबर को लीडरशिप दिखानी पड़ेगी, डिसीजंस करने पड़ेंगे। उसी को पसंद आता है, नहीं आता, बिल्कुल जस्ट सी कि ये जो 45 डेज हैं इसमें कप्तान ने डिसीजन लेने हैं अगर उसने आगे चलना है। आगे भाई आप कोच भी हैं, मैं इस हवाले से जानना चाहूंगा क्योंकि मैं मिकी आर्थर को भी 2-3 साल बड़ा क्लोज टाइम मैंने ग्रांड फ्लावर इनके साथ गुजारा है। ये बड़ा डोमिनेंट किस्म की पर्सनैलिटी है। ये कैप्टन की भी समहाउ बात कई दफ़ा मैंने देखा नहीं सुनता, और ये बोर्ड से भी जो चीज़ इसने मनवानी होती है ये एक मनवा के रहता है, और यही उसकी यूनिकनेस है कि जो सब इसको पसंद भी करते हैं। अब बाबर किसी शेल में फंस रहा है, प्लान बी नहीं है, सी नहीं है, और बाबर की अपनी मैं बात देखूँ, इसकी मेकिंग मैंने खुद देखी है कि मिकी आर्थर ने डिसाइड किया कि ये आपका सबसे बेस्ट बैटर है। सरफराज को बिठाया, उन्होंने कहा नंबर 3 पे खेलेगा, और नंबर 3 हफीज़ के पास भी था, अजहर अली के पास भी रहा, सबसे लिया गया। तो जब ये प्रेसिडेंट सेट है हमारे पास कि मिकी आर्थर ये डिसीजन या चीज़ें करता है, तो अब क्यों नहीं वो नज़र आ रही? इसको कैसे देखते हैं आप? उसमें ये है कि जब से मिकी आर्थर गया है तो हमारे कोचेज आए, उस दौरान कप्तान को एम्पावर्ड किया गया, जो कि अच्छी बात बिल्कुल है। लेकिन कप्तान को हमेशा एक डिसीजन जब वो लेता है तो फिर बैठ के उसे पूछना भी पड़ता है कि भाई इसकी रीज़न क्या थी। एम्पावर्ड करना और फिर अकाउंटेबिलिटी भी उसके साथ होती है। जब आप पावर लेते हैं तो अकाउंटेबिलिटी भी आपकी होगी। वो अकाउंटेबिलिटी क्या होनी है? रात को रिजाइन देते हैं ट्वीट के थ्रू, सुबह कोई होता ही नहीं है। नहीं, कुछ भी है, कप्तान जो है उसको अपने डिसीजंस लेने चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, लेकिन आपको कन्विंस करे वो। आपका जो भी आइडिया होता है, जो टीम, एक आपका कप्तान है, एक आपका कोच है, वो बैठ के कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करते हैं, आप एक दूसरे को कन्विंस करते हैं, तो फिर उसको बैक करते हैं। अब ये तो मैं नहीं मान सकता कि शादाब जो है वो वाइस कैप्टन है तो इसलिए उसको लेके जाते हैं, उसको फिर अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो हम उसको फिर रिप्लेस करेंगे। यही फखर के साथ भी होना चाहिए। बिल्कुल आपको जो चीज़ नज़र आ रही है कि अगर रिजवान नए बॉल से एक कंसिस्टेंट आपको परफॉर्मेंस देता है तो फिर उसको ट्राई कर लेना चाहिए। मेरा ख्याल है वो काफ़ी बेनिफिशियल भी है। मेरा ख्याल है रमीज भाई की तरफ भी बढ़ते हैं। रमीज भाई, हम बात करते हैं हमेशा 92 के वर्ल्ड कप के हवाले से, आपने बहुत बात की, आके भाई ने भी बात की। मेरा मानना यह है कि ओडीआई में सबसे बड़ी सक्सेस आपको जो है एक बेहतरीन ऑलराउंडर प्रोवाइड करता है। कल आके भाई से भी बड़ी डिटेल में हमने ये बात की। अब जैसे टीम कम्बिनेशन की बात करें तो 92 में वसीम अकरम का रोल सबके सामने है। अभी हम देखें तो हार्दिक पांड्या, मिचेल मार्श की बात कर लें, बेन स्टोक सबसे बड़ी प्राइम एग्जांपल है। अब पाकिस्तान इसमें बहुत लैक कर रहा है, तो आपको क्या लगता है ये चीज़ पाकिस्तान के लिए कितनी डेंटफुल हो सकती है इन रिगार्ड ऑफ वर्ल्ड कप और बड़े कॉन्टेक्स्ट के अंदर? देखिए, ये कनेक्टिविटी देते हैं जो ऑलराउंडर्स होते हैं ना, तो ये स्ट्रेंथ बनते हैं बॉल के साथ, बैट के साथ, और ये मिसिंग लिंक होते हैं। ये जो एक 2-in-1 का ऑप्शन होता है ना, ये हमेशा जबरदस्त होता है। और आपने क्वालिटी की बात की है, और ये क्वालिटी जो है फिर
बॉल जब वो बॉल करें तो फिर बॉलर दिखें, बैटिंग करें तो बैट्समैन दिखना चाहिए। और एक ज़माने में 80s में तो ख़ास तौर पे दुनिया के पास वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर्स से, चाहिए इनबीत बोथम हो, इमरान खान हो, कपिल देव हो, रिचर्ड हैटली हो, आपने नाम लेते जाएं, क्लाइव राइस थे साउथ अफ्रीका के। तो ये अब वैसे रुझान कम हो रहा है, मगर ये कनेक्टिविटी देते हैं और पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर आप स्पेशलिस्ट खिलाएं, ये फिर आप ऑलराउंडर की तरफ मत जाएं, क्योंकि ऑलराउंडर से आपको मार पड़ती है, क्योंकि ना वो बैटिंग करते हैं ना वो बॉलिंग करते हैं। और फिर जैसे मैंने कहा ना कि आप अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, आपके कोई ऐसे प्लेयर जो कि ओरिजिनली स्क्वाड में सिलेक्ट हुए थे, तो उनको आप हटा के जो ट्रैवलिंग में से किसी को पकड़ें। और मैं आपको बताऊं, फिर से मैं एग्जांपल देता हूं 92 वर्ल्ड कप की, कि मुश्ताक अहमद जो थे वो वापस जा रहे थे, स्क्वाड का हिस्सा थे, वो वापस जा रहे थे। और इकबाल सिकंदर जो थे उनको फिर बुलाया गया, तो इकबाल सिकंदर जो थे वो बाद में आए थे स्क्वाड में। इसी तरह से जो आई थिंक आमिर सोहेल जो थे वो स्क्वाड में नहीं थे, फिर एंड में जब प्रैक्टिस मैचेस में उन्होंने इंप्रेस किया फिर वो आए स्क्वाड में। तो आपके ऑप्शन सारे खुले रहने चाहिए। तो ये नहीं होना चाहिए इन्हीं के साथ और इन्हीं मार खाते जाना है और वर्ल्ड कप हाथ से निकल जाएगा कि जी नहीं मैंने तो कंसिस्टेंसी दिखाई है, देखे इस बेस के ऊपर अगर आप मैच हार जाते हैं तो फिर मुझे कोई मूड बिल्कुल सही कह रहे हैं रमीज सर आप। अभी इरफान साहब हम ब्रेक लेंगे जी, बिल्कुल अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए वर्ल्ड कप गेम उठा दो। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग वर्ल्ड कप गेम उठा दो। आकिब सर आप ये बताइए, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो एशिया कप में भी चेजिंग में उनको प्रॉब्लम आया और हम अभी भी देख रहे हैं कि ड्यू फैक्टर है जिसकी वजह से बहुत सारी हम देखते हैं अपनी क्रिकेट में भी चेंजेस आती हैं। और कल की अगर हम इनिंग्स की बात करें तो सेकेंड इनिंग्स में भी बैटिंग बेहतर हो गई। आप क्या समझते हैं कि अगर पाकिस्तान ये टॉस जीते तो उनको पहले बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए, कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि ड्यू फैक्टर तो है? $1 मिलियन क्वेश्चन, किसी को नहीं पता क्या करना है। नहीं, बड़ा आसान है। देखिए आप एक पिच देखते हैं जी, फिर आप देखते हैं कि ड्यू फैक्टर आएगा। और हमने ये भी देखा कि अगर आप पहले बॉलिंग करते हैं तो आपका शुरू में 4-5 ओवर जो है थोड़ा सीम भी होता है और फिर स्पिनर्स को ग्रिप मिलती है। तो इससे आइडियल तो कोई नहीं है किसी बॉलर को अगर आप पानी में बॉल करो एक ड्राई पिच में करो। आपने देखना है कि आपके बॉलर्स कहाँ बेस्ट अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने पहले तो करनी है बॉलिंग। ओके, ये याद भी कराना पड़ेगा और उसके बाद चेजिंग आप जो कहते हैं ना कि प्रॉब्लम आनी, जब आप एक इंडिया जैसी टीम एशिया कप में 358 रन्स वो कर जाती है जी, और फिर आप उसको चेज करने जाते हैं, दैट इज इंटायरली डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, और वो इंडिया की पिचेज नहीं थी जी, श्रीलंका इज इंटायरली डिफरेंट जी। श्रीलंका के अंदर अगर आप देखें तो अंडर लाइट्स बॉल जो है वो मूव होता है। इंडिया में ऐसा नहीं है, जितना मुश्किल पिचेस हैं श्रीलंका की जी। इंडिया में तो अगर आप देखें तो ट्रू बाउंस आ रहा है और इसमें आपको वो बड़ी शॉट्स खेलने की जो रिस्क फैक्टर है उसकी जरूरत नहीं है। ऐसा ही है। अगर आप बाबर की बैटिंग देखें तो अगर आप कल भी अगर आप वो जो रविंद्रा था उसने नॉर्मल बैटिंग की, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें आपने टेक्निकल शॉट्स खेलनी है और आपको यहाँ छक्के मारने की बजाय चौकों के ऊपर जाने की जरूरत है। और बाउंड्री छोटी है, आउटफील्ड बड़ी फास्ट है, बॉल आपने गैप में खेलनी है। अभी हमें सारा कुछ खराब लग रहा है ना, थोड़ा सा वो अभी जो एशिया कप है वो थोड़ा सा कहीं बाकी है। एशिया कप के बारे से मेरा कहना रमीज भाई से मैं पूछते हैं। रमीज भाई, एशिया कप से पहले कहा जाता था कि पाकिस्तान के 2 मसाइल हैं, एक जैसे मिडिल ऑर्डर का मसला वो हमने आपसे पूछ लिया, बॉलिंग का कहा जाता था कि दुनिया की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है। एशिया कप होता है, उसमें हमारे प्लेयर इंजर्ड होते हैं, नसीम शाह की इंजरी बड़ी होती है, उसके बाद हमें दुनिया की सबसे वीक बॉलिंग लाइनअप नजर आना शुरू हो गई है। कल आकिब भाई से भी सेम हमने पूछा, आपके ख्याल में क्या एक प्लेयर के जाने से इतना बड़ा टीम को जॉल्ट मिला है कि नसीम शाह की बात करें, नसीम शाह के जाने के बाद हम देख रहे हैं हारिस रऊफ भी रन देना शुरू कर दिए हैं और इसी तरह हम देखें शहीन शाह भी आउट नहीं कर पा रहे, तो ये कैसे देखते हैं कि एक प्लेयर का इतना बड़ा रोल हो सकता है क्या? देखिए, ये शाहीन भी पूरी तरह से फिट नहीं है, उनकी जो ये थर्ड फिंगर है ना बॉलिंग आर्म की, बॉलिंग हैंड की, ये सूजी हुई है बहुत। अच्छा। तो वो भी मुझे नहीं पता नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, पूरी तरह फिट है या नहीं है फिट।
और फिर हारिस रऊफ का यही मसला है कि जब इनका दिन होता है ये उड़ा के रख देते हैं, जब नहीं होता फिर 100 खा लेते हैं। वो इन बिटवीन के कोई इनके पास नहीं है कोई रास्ता कि जहां पे ये इनकी कोई बच जाए। ये नसीम शाह असल में बहुत बड़ा लॉस है, इसलिए कि वो अच्छी पिचेस पे सबसे अच्छी बॉलिंग करते हैं, जहाँ पे बाकियों को मार पड़ रही होती है, लेंथ को हिट करते हैं, आउट स्विंग करते हैं। तो इनको पहले तो 4-5 ओवर जहाँ गेंद स्विंग हो रहा है उसके ऊपर स्विंग करनी चाहिए, और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट इन लाइन है उनकी फिर क्लैरिटी ऑफ रोल होना चाहिए कि हम आउट करने के लिए जा रहे हैं या हम रन रोक रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि आउट भी ना करें और रन भी खाते जाएं। फिर आपकी फील्ड भी उस हिसाब से, आपने देखा कि न्यूजीलैंड ने फील्डर्स अंदर लिए हुए थे, उनको पता था कि यहाँ पे हमने किसी ना किसी तरह से प्रेशर क्रिएट करके विकेट लेंगे, और ऐसे ही होता रहा है। तो आपको जो है ना गेम अवेयरनेस, कॉमन सेंस, गुड क्रिकेटिंग सेंस, इस बेस के ऊपर भी आप कम बैक कर सकते हैं। एक अच्छा कैच, 2 रन आउट, इसके ऊपर पाकिस्तान को बहुत ध्यान देना है। असल में फील्डिंग इसलिए भी कमजोर हो रही है क्योंकि सारी तवज्जो बैट और बॉल और रिजल्ट चला गया हुआ है प्लेयर्स का। वहां से जब तक ये हिलेंगे, एक कामनेस नहीं आती ज़हन में, तब तक ये फील्डिंग साइड भी अच्छी नहीं बनेंगे, क्योंकि आप बॉल सीधे मिस करें बिकॉज़ योर माइंड इज नॉट। मैं स्पिनर के वाले से भी आपकी ज़रूर डेफिनेटली राय लेना चाहूँगा। अगर हम देखें तो ऑब्वियसली अब हमने ऑस्ट्रेलिया वाला मैच देखते हैं, वार्म अप, हमारे स्पिनर बड़े इफेक्टिव रहे, जो पेस अटैक था उसको काफ़ी रन हुए। तो आपके ख्याल में एक कम्बिनेशन एक तो क्या होना चाहिए, 3 पेसर 2 स्पिनर वाला, या हम फॉरेन साइड जिसमें इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड या नीदरलैंड की भी बात कर सकते हैं, हम 3 स्पिनर के साथ और 2 पेस अटैक के साथ जा सकते हैं? इस हवाले से आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए, पहले तो इरफान स्ट्रैटेजी ठीक करनी है। जो तेज बॉलर है ना, ऐसी टीम जैसे नेदरलैंड्स की आती है, चाहे जैसी मर्जी ये पिच है, बाउंसर जरूर रखें उनको एहसास होता रहे क्योंकि 150 किलोमीटर का बॉलर बॉल कर रहा है। तो इन पे जो अटैकिंग आपकी लेंथ है ना, उसमें बाउंसर को भी शामिल करें आप, क्योंकि इतनी स्पीड पे इन बल्लेबाजों से ऐसे हुक पुल नहीं मत करेंगे जैसे कि टॉप की 2-3 टीम्स करती हैं। दूसरा, लेग स्पिनर खिलाएं। मैं तो कहता हूँ 2 लेग स्पिनर्स के साथ जाएं आप, उसामा को खिलाएं, ये लेग स्पिन के अगेंस्ट फंसेंगे। और इनके पास बहुत ज्यादा राइट हैंडर्स हैं, एक लेफ्ट हैंडर है, बाकी सारे दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। सो उस पे भी एडवांटेज होगा। ये सारी चीजें जो है ना, इनको देखनी है, अटैकिंग मोड में जाना है इनको बॉल के साथ, क्योंकि इन्होंने देख लिया है डिफेंड जब करते हैं तो डिफेंड नहीं होता है, जब विकेट लेने की कोशिश करते हैं तो फिर मार खाते हैं। तो दोनों तरफ से इनके बस से बात निकल जाती है। तो क्लैरिटी लेके आए कि हमने आउट करना है और किस तरह से आउट करना है। पहले प्रेशर क्रिएट कर, बाउंसर, अगर आप लेंथ बॉल नहीं करें तो बाउंसर से प्रेशर क्रिएट करें। 2 बाउंसर रखें, 3 शॉर्ट पिच बॉल रखें, देखिए क्या ये आगे से आपको रिजल्ट मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि बाउंसर जो स्ट्रैटेजी है ना, वो ठीक काम आएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं रमीज सर आप। आकिब सर से भी मैं यही सवाल जानना चाहूंगी, आप क्या समझते हैं कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? क्योंकि अगर हम फॉरेन टीम्स की बात करें तो पेसर्स पर फंसती हैं। व्हाट डू यू थिंक कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? हमें 3 पेसर्स और 2 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए, या फिर 3 स्पिनर्स और 2 पेसर्स के साथ जाना चाहिए? देखिए, इसमें जो एक मुश्किल चीज़ है उसमें ड्यू फैक्टर आपको परेशान करता है। क्योंकि टॉस आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आपको पहले आपकी अगर आ जाती है बॉलिंग, तो अगर आपके पास 3 स्पिन ऑप्शंस हैं, और 3 स्पिनर का मतलब नहीं कि आपने अपने 3 फ्रंट लाइन स्पिनर खिलाने। आगा सलमान इज अ वेरी यूजफुल इफ्तिखार, जैसे कल पार्ट टाइमर्स को यूज किया, न्यूजीलैंड ने भी किया जी। तो अपने उनको इस्तेमाल करें। आप 2 स्पिनर्स आपको खिलाने ही पड़ेंगे। और अगर आप टॉस हार जाते हैं और आपको कहीं दोबारा शाम को बॉलिंग आ जाती है जी, तो आपके पास अगर 2 सीम बॉलर्स हैं, आप फिर किधर जाएंगे? 3 पेस और 3 आपकी स्पिन ऑप्शंस, ये होना लाजमी है। और ये 6 बॉलर के बगैर तो आप नहीं मैच खेल सकते। तो आपके पास अच्छी ऑप्शंस है। आपने फैसला ये करना है कि क्या आपने शादाब को खिलाना है और क्या नवाज को खिलाना है। देखिए, अगर आपके पास लेफ्ट आर्म एक ऑप्शन है तो वो आप पहले जब बॉलिंग करेंगे तो आपको फ़ायदा देगी। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो मेरे ख्याल में तो आपको उसामा मीर के साथ जाना चाहिए, नवाज के साथ जाना चाहिए, और आप इफ्तिखार और आगा दोनों को यूज करना चाहिए। तो आपकी जो स्पिन ऑप्शंस जो आप 3 कह रही हैं वो पूरी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। और हसन अली, अभी जितनी भी नया बॉल हुआ है उसमें हसन अली ने बड़ी डिसेंट बॉलिंग की। तो नए बॉल से उनको टास्क दें कि आपने 5 ओवर का स्पेल करना है, उसमें आपने प्रेशर क्रिएट करना है। बिल्कुल सही है। और दूसरी तरफ से शाहीन जो है, अभी वो अच्छी चीज़ ये है कि एयर में अभी भी
थोड़ी सी बॉल स्विंग हुई होती है, यस, 4 मिचेल स्टार्क की भी हुई है, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये अच्छा करण की, साइन, सैम करन की हमने देखा तो उसकी भी करण की भी हुई है, हाँ। तो ये बहुत अच्छा साइन है। ऊपर से शाहीन और हसन अली प्रेशर क्रिएट करेंगे, विकेटें मिलेंगी, फिर आके हारिस के साथ फिर आप एक अच्छे स्पिनर को एक कॉम्बिनेशन बनेगा, पार्टनरशिप लगेगी तो आप विकेटें लेंगे और अंडर प्रेशर करेंगे। और मेरा ख्याल है जो हमारा मसला मिडल में विकेट्स ना लेने का है उसको भी रिजॉल्व करना है। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके अभी कुछ और डिस्कशन करनी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन गेम उठा दो। अरविंद भाई, आपसे क्विकली 2-3 क्वेश्चन हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो ड्यू फैक्टर के हवाले से जानना चाहेंगे। ये एक बड़ा कंसर्न बनता चला जा रहा है कि ड्यू फैक्टर आएगा, टॉस जीत के सेकंड बैटिंग। अच्छा, अब ओबियसली टॉस कंट्रोल में है जैसे आकिब भाई ने कहा, तो अब क्या लगता है कि क्या सेफ टोटल होना चाहिए? और कंसिडरिंग दिस कि पाकिस्तान थोड़ा सा बड़ा टोटल नहीं लगा पाता, स्ट्राइक रेट हमारा ज़रा स्लो है, तो क्या सेफ टोटल समझते हैं आप इन विकेट्स पे? नहीं, मुझे इरफान ये लगता है कि देखें जो ओस का मामला है ना, ड्यू का, ये नॉर्थ में होगा, दिल्ली में होगा, शायद आपको ईस्ट में मिल जाए, कैलकाटा में, बट जैसे मुंबई है फॉर एग्जांपल, या बेंगलुरु है, या यहाँ हैदराबाद में, यहाँ पे इतना बड़ा ये प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मानसून का खतरा है, अभी एक हफ्ता 10 दिन बारिश और रहनी है, ये एंड ऑफ मानसून सीजन है, तो वो बारिश का एक हमला हो सकता है। इसलिए आपको हर मैच जो है वो जीतना भी है इनिशियली, और नेट रन रेट के ऊपर नजर रखनी है। और ये नेदरलैंड्स की आईपीएल टीम है जहाँ नेट रन रेट के आप ख्याल कर सकते हैं। देखिए, चेजिंग ऐसी पिचेस जो है ना वो मुख्तलिफ सी हैं। हैदराबाद में आप चेज करना चाहेंगे, मैं समझता हूं कि अगर जब आप अहमदाबाद में प्रेशर मैच खेलेंगे भारत से, तो आपको विकेट को सही रीड करना है। और अगर वो विकेट को सही रीड करके आप समझते हैं कि दिन में जो है वो कंडीशंस बॉलिंग के लिए टफ हैं, साइडवेज मूवमेंट नहीं ज्यादा होगी, गेंद ब्रेक नहीं करेगा ज्यादा भारतीय बॉलर्स का, तो आप पहले बैटिंग करें, क्योंकि फिर लाइट्स के नीचे जैसे आपने कहा ये स्लो पिच हो जाती है, 2-3 विकेटें गिर गई, स्लोनेस, प्रेशर, फिर गेंद कहीं पड़ेगा, स्पिन करेगा, वो रिस्ट स्पिनर है कुलदीप, उनके गेंद स्पिन करे ही करेगा, तो कहीं फंस ना जाए। तो प्रेशर मैच में मैं तो अभी खैर मैंने पिच नहीं देखी, जाके वहां पे मैं आपको और बेहतर उसकी असेसमेंट दे, तो मगर ये कोई गिवन नहीं है कि आप सिर्फ चेजिंग करके जीतते जाएंगे, कि ओस का फैक्टर इतना ज्यादा है। ओस जो है वो हल्की फुल्की होगी, ज्यादा होगी नहीं। आप देखें, ये जो पिछले मैच में भी कोई सुपर सॉपर्स इस्तेमाल नहीं हुए हैं, ये जो आज मैच हुआ है, ऐसा नहीं था कि कोई गिनी थी आउटफिट, ये सिर्फ क्वालिटी दिखाई है न्यूजीलैंड ने। एग्जैक्टली। अच्छा रमीज सर, कुछ ट्वीट्स भी सामने आती हैं जब मैच होता है और बहुत उन पे क्रिटिसाइज भी फिर लोग कर रहे होते हैं, मीम्स भी बन रही होती हैं, लोग ट्रोल भी कर रहे होते हैं, लेकिन अगर नासिर हुसैन साहब की बात करें तो उनकी ट्वीट कल हम सब ने देखी, आई एम श्योर आपने भी देखी होगी। उनका कहना था कि पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना जो है ये काफी मुश्किल नजर आ रहा है। व्हाट डू यू थिंक, क्या कहेंगे उनकी ट्वीट के हवाले से? नहीं, नेदरलैंड्स के खिलाफ तो हमें जीतना चाहिए। देखिए, अगर आप खुले ज़हन से जाएं, पिछले बैगेज को साथ ना कैरी करें और एक फ्रेश अप्रोच के साथ जाएं, अच्छी सिलेक्शन करें। आपको पता है लेग स्पिन पे शायद ऐसी टीम्स फंसती हैं, आपको पता है बाउंसर पे फंसती हैं, आपको पता है कि पहले 5-6 ओवर्स ये टाइट करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा आपको कि इनकी बॉलिंग जो एवरेज है पावर प्ले में वो सबसे अच्छी है दुनिया में ऑलमोस्ट। तो उसका ख्याल करें, उसका लिहाज करें। आपको पता है कि आप पहले 10 ओवर अगर विदाउट डेंट के आगे निकल गए तो फिर आप 350 350 स्कोर कर सकते हैं ऐसी टीम के खिलाफ। ये फील्डिंग ठीक करते हैं, नेदरलैंड्स किलिंग भी कर चुके हैं, साउथ अफ्रीका को हरा चुके हैं, अभी तक पाकिस्तान से ये मैच नहीं जीते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी तो है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये वर्ल्ड कप है, बड़ा ओकेजन है, पाकिस्तान के पास टैलेंट है, नाम है, 2-4 हमारे वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज भी हैं, बॉलर्स भी हैं। एब्सोल्युटली राइट। इनसे इजाजत हम देते हैं कि आप जाएं या कमेंट्री करनी, हमने होल्ड किया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया रमीज भाई आपके टाइम का, और रात को दोबारा मिलते हैं आपसे, दोबारा मिलते हैं क्रिकेट मस्तियों में, क्योंकि स्केड्यूल आपका काफी बिजी है। थैंक यू जी। आकिब सर से हम फिर से जानना चाहेंगे कितना जरूरी है पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना, और इस चीज को कि कभी हम इनसे हारे नहीं है ना T20 में ना ODI में। तो क्या ये ओवर नासिर हुसैन को यकीन है। अच्छा, हम इस तरफ भी आएंगे। अच्छा, अगर हम उनसे नहीं जीत सकते तो फिर वापस ही आ जाए। देखिए, एक चीज देखिए जी, अभी शुरू हो रहा है लोगों के दिमागों में, अभी तक वो जो दुख है ना एशिया कप का, वो धुला नहीं है। ऐसा ही है। ठीक है, अगर आप देखें तो
एक इम्पैक्ट देखें अगर पाकिस्तानी टीम का, तो टॉप 5 में तो बात हो रही है जी, ठीक है। अब ये कभी ऐसे नहीं हुआ कि जो रैंकिंग में 4 टीमें होती हैं, 5 टीमें होती हैं, उनके अलावा कोई जीता नहीं है। हाँ ऐसे ही। हम बॉलिंग की बात कर रहे हैं, नसीम शाह अनफिट हो गया, हाँ जी, तो जब 92 में खेले तो वकार यूनस अनफिट हो गया, जी, जी। हो गए। ठीक है। हमारे पास सिर्फ 3 बॉलर थे, वसीम अकरम, आकिब जावेद और मुश्ताक अहमद, ऐसे ही है। ठीक है। लेकिन अभी अगर हम हमारी जो ख्वाहिश है ना आप लोगों की, या जो जिस तरह से लोग इसको देखते हैं, जो टीम शुरू से पीक पे जाएगी वो वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब जो भी है, आपके पहले जो 6 मैचेस हैं, इसमें आपने एक ऐसी रीजनेबल परफॉर्मेंस देनी है कि 6 में से 3 मैच जीत लें, तो आई एम हैप्पी। हाँ मतलब क्योंकि आप पीक आनी चाहिए आपकी, आपके छठे मैच में आपके 9 मैचेस हैं, तो अगर आप 3 भी जीत लेते हैं और आगे फिर आपकी पीक आनी चाहिए, मोमेंटम फिर फिर कैसे ही अभी आपके मेरा- पास होना बिल्कुल, चाहिए। सही कह तो अभी रहे ये हैं सोच छोड़ दें कि अभी चलिए लेट्स होप एक फॉर द हारे बेस्ट। हैं, 2 इंशाल्लाह हारे हैं। पाकिस्तान आज का मैच जीतेगा, और इसी पॉजिटिव नोट्स पे हम लेंगे एक ब्रेक। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए वर्ल्ड कप गेम उठा दो। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग वर्ल्ड कप गेम उठा दो। आकिब साहब, अगर बात करें टॉस की, तो नेदरलैंड्स जीत चुका है एंड दे डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट। इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? और ये एक्सपेक्टेड भी यही था, यही करना चाहिए क्योंकि जो पिच है, अगर वो चाहे बैटिंग पिच भी है, तो फिर भी अगर आप पहले बॉलिंग करते हैं तो शाम को कुछ तो होगा जी, कुछ तो उसमें ड्यू पड़ेगी, चाहे थोड़ी थोड़ी पड़ेगी। पड़े लेट तो आए। बैटिंग आसान हो सकती, मुश्किल तो नहीं हो मुश्किल तो सकती। नहीं हो सकती जी। तो इसलिए बड़ा अच्छा फैसला है। उसमें हो सकता है शुरू में थोड़ा सीम भी हो जाए। उनके जो नैब बॉल के बॉलर हैं, जी, दे वेरी डिसेंट, पेस भी है, 140 तक भी टच करते हैं, थोड़ी सीम भी करते हैं। तो फायदा तो हो सकता है न्यू बॉल से हो सकता है। फिर बीच में जो स्पिनर्स हैं वो थोड़ा सा हाँ वो साउथ अफ्रीकन स्पिनर Grip भी कर सकता है। जो है मरवे भी आ चुके हैं। हाँ वो भी हैं, हाँ, वो भी आ काफ़ी चुके हैं। एक्सपीरियंस है। जी जी जी। तो इसलिए फैसला तो वही है, जो भी टीम जीतेगी वो जाहिर पहले ज़्यादातर, अगर कोई और रीज़न ना हो, मैच छोटा हो जाए या पता हो कि जी, बारिश ये है। पिच इस तरह की, जैसे बॉम्बे में हो सकता है, वहाँ जी। पिच थोड़ी ट्रिकी होती है, दिल्ली में हो सकता है जहाँ पे पिच जो है बाद में टूट जाती है या रफ हो जाती है। अदरवाइज तो सारी टीमें टॉस जीतेंगी और फील्डिंग करेंगी। अच्छा, इसमें एक और मैं चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, ये जितनी भी साइड्स हैं, आयरलैंड, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, ये पहले वेकेशन में ये जेलिन होते थे और सारे जॉब करने वाले लोग थे। अब लास्ट 1 डेकेड से हम या 8-10 साल से देखें तो ख़ास तौर पे ये अब प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं। अब ये इस तरह नहीं है, ये पार्ट टाइमर नहीं है जो शुरू में हमने 7-8 साल इन सब की क्रिकेट देखी। मॉडल डिफरेंट हो गया, अब प्रोफेशनल है, सारा साल ये डिफरेंट लीग्स भी खेलते हैं और प्योरली अब इनका भी जॉब जो है वो क्रिकेट है। अब रिजल्ट देख लें, हमारे सामने है कि किस तरह ये शानदार परफॉर्मेंस दे के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। तो इनकी साइड को आपने भी बड़ा क्लोजली से देखा होगा, कैसे देखते हैं इनकी ओवरऑल साइड को? देखिए, मैं जब यूएई का हेड कोच था तो 5 साल ये सारे आयरलैंड, नेदरलैंड, स्कॉटलैंड, नमीबिया, ये सारी इनसे हमारे मैचेस होते थे, अफगानिस्तान था। तो तब तो इनके लिए मैं आईसीसी को हमेशा ये कहता था कि आप उनको देते हो जस्ट टू ब्रीथ, जी जैसे नफ टू ब्रीथ, जी, और इस तरह ये कभी नहीं डेवलप होंगे, उधर ही गोल गोल घूमे जाएंगे। आप टारगेट करें 1-2 टीमों को, उनको सपोर्ट करें, पैसा दें, उनका प्लान को बढ़ाएं। जी। लेकिन ये जो जब से ये लीग्स आई हैं, तो ये प्लेयर्स जो हैं पहले बेचारे नौकरियां करते थे। मेरे भी जो सारे प्लेयर थे यूएई के, सारा दिन नौकरी करके रात को मेरे काबू चढ़ जाते थे। तो अब ये लीग से वो सारे काफ़ी जो प्लेयर्स हैं अब वो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स बन चुके हैं। लेकिन उस तरह की अभी भी प्रोग्रेस, और ये सिर्फ इनके साथ नहीं है, ये आईसीसी को और क्रिकेट बोर्ड्स को ये अब सोचना पड़ेगा कि जो एक ट्रेडिशनल तरीका था, आपकी एक डोमेस्टिक होगी, जूनियर क्रिकेट होगी, डोमेस्टिक होगी, फिर प्लेयर को आस देते हैं कि आप 16 साल के हैं तो आप देखते हैं 24-25 साल में आप कहीं नेशनल टीम में जाएंगे, आपका करियर बनेगा। जी, वेस्ट इंडीज़ की ग्राफ नीचे गया, अब वो कहीं नज़र नहीं आ बिल्कुल रहा। ऐसे ही है।
जिम्बाब्वे का ग्राफ किधर से किधर गया, इसी तरह बांग्लादेश देखें स्टैटिक जब से श्रीलंका आए देख लें। हैं अब तक श्रीलंका का ग्राफ किधर गया। इट मींस कि अब इनको एक नया वे ढूंढना पड़ेगा। नया वे क्या होता है? प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर भाई मैं किसी में ऐड करना चाहूँगा Okay. क्वेश्चन के, हमारा अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि इतने इतने बड़े लेजेंड प्रोड्यूस किए, हर बंदा जो भी टीम से निकला पहली बात कोचिंग की तरफ आया कोई नहीं, आया तो उसने कहा कि मैंने हेड टीम की कोचिंग करनी है। इसकी प्राइम एग्जांपल अगर मैं इससे रिलेट करना चाहूँ तो भारत में राहुल द्रविड़ की है। जिस दिन रिटायर्ड हुआ उसने कहा मैं कोचिंग में आऊँगा, अंडर 19 दे। अंडर 19 उसने स्ट्रॉन्ग की, टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाया, कितने साल जुड़ा रहा, फिर जाके एक प्रोसेस कहता है ए टीम में आया, हाँ, ए टीम से फिर मेन नेशनल टीम में टीम आया। है। आपके अलावा अगर मैं देखता हूँ, ये नहीं कि आप हमारे शो का पार्ट हैं, हमने हमेशा एशिया कप में भी रमीज भाई से भी ये बात की कि कोई ऐसा बंदा मुझे नजर नहीं आता जिसने रिटायरमेंट के फौरन बाद कोचिंग ऑप्ट की हो और निचले लेवल पे जाके बच्चों को ट्रेन किया जाए। मेरा मानना ये है कि कोचिंग तो होती इस सतह पे है, निचले ऊपर लेवल पे तो इस 23-24 साल की या 25 साल के लड़के की मैन मैनेजमेंट है, उसको तो कोचिंग चाहिए ही नहीं। आप फखर की करके दिखाए ना टेक्निक चेंज कैसे करेंगे? नहीं करनी। तो अब ये माइंडसेट हमारा कि हेड टीम का कोच बनना है, नीचे कोई काम नहीं करना, इसको कैसे देखते हैं? और देखिए इनमें कोई सक्सेसफुल हुआ, अब मियां दास से शुरू हो जाए, मोहसिन खान भी आए, बहुत सारे प्लेयर्स आए, मुस्तफा वकार रिशंडी आए, आए। कोई भी सक्सेसफुल हुआ आप हो नहीं सकते, क्योंकि ये एक प्रॉपर जॉब है। इट्स लाइक ये नहीं हो सकता कि यूनिवर्सिटी का जो टॉपर है वो अगले दिन कहे कि मैं तो फर्स्ट आ गया, मुझे तो प्रोफेसर है। हाँ, ऐसे ही। पढ़ना और पढ़ाना, जी खेलना और सिखाना, इट्स इंटायरली डिफरेंट जॉब। उसके कोर्सेज है लेवल 1 4 तक और है। तक ऐसे ही। हमने जो लेवल 4 किया है तो वो एक साल में नहीं हो जाता, 6 से 7 साल लगते हैं लेवल 4 करने तक। एग्जैक्टली। और फिर जो एक साइकी है कि सिखाना कैसे है, ये एक होता है जेनेटिक एक फॉल्ट किसी प्लेयर में, जो टीवी पे ना हर रेडियो वाले को भी पता होता है कि यार देखो ये लाइन एंड लेंथ जो है ना वो ये कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है, ये ज्यादा इधर ही आउट होता है, इधर ही आउट होता है वो ये। सिम्टम्स हैं। हाँ। सिम्टम्स हर बंदा देख सकता है, कॉज और कॉज के बाद उसको किस मेथड में डालना है, किस एनवायरनमेंट से ये सिम्टम इनटू कॉज इनटू प्रैक्टिकल और एनवायरनमेंट, इसको डेवलप करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बच्चों से शुरू करना पड़ता है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। मुझे अब 22 साल हो गए काम करते हुए कंसिस्टेंटली जी। तो अब जाके हर मैं देखता हूँ कि जब एनसीए का हेड कोच था तो मेथड और थे, यूएई में गया अकेला एक चैलेंज लेके, वहाँ और इम्प्रूव किया, आईसीसी एकेडमी में काम किया। उसके बाद जब इधर लाहौर में आया हूँ तो ये उस सारी प्रोग्रेशन मेरे दिमाग के आपके साथ होती है। बिल्कुल इस ऐसे। तरह से आप फिर बेहतर से बेहतर प्लान्स Gradually आप बेहतर से बढ़ाते बेहतरीन की तरफ जाते जाते हैं। हैं। ये कभी नहीं हो सकता कि आप वन गुड मॉर्निंग उठे हैं क्रिकेट छोड़ के कहें जी अब मैंने तो कोचिंग करनी है ऐसे और ही। करनी भी पाकिस्तानी टीम की है। और ये सब लोगों ने अपना टाइम वेस्ट किया है। ये बहुत कुछ कर सकते थे, कंट्रीब्यूट कर सकते थे, या इनको पाकिस्तानी टीम की कोचिंग चाहिए या इनको टीवी के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। आप बैठ जाओ सुबह से शाम तक, अब एक मैच देखो, उसके ऊपर एनालिसिस करो, उसको कितना फायदा होगा। लोगों की एजुकेशन आप थोड़ी सी कर देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली आपका जो उसका नहीं हुनर है। था, वो नहीं आपकी जो आपने स्किल किसी है में वो ट्रांसफर नहीं किया, हुई। ट्रांसफर नहीं किया, बिल्कुल मेरा आप ख्याल सही प्लेइंग कह रहे 11 भी आ चुकी हैं, जी, उस जी। तरफ बढ़ने से की तरफ अगर चलें तो फखर जमान, जी। फखर जमान की इंडक्शन हो चुकी है जी। और अगर देखा जाए तो सलमान अली आगा को नहीं रखा गया, उनकी जगह पे साउथ शकील को ऐड किया गया। बाकी वही 3 पेस अटैक हैं हमारे, हारिस शाहीन और हसन अली, और दोनों स्पिनर हैं। अच्छा, वैसे अगर इरफान साहब हम साउथ शकील की बात करें तो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं और श्रीलंका में हमने उनकी परफॉर्मेंस को भी देखा, तो जी। आप टीम में उनकी इंडक्शन को आकिब साहब किस तरह से देखते हैं? ठीक है, अगर आपने कुछ और डिसीजन किया होता कि अगर आपने शदाब नहीं खिलाते या नवाज नहीं खिलाते तो फिर आपको आगा एज स्पिनर काम आ सकता था। बट अगर आपके पास लाला भी है यंगस्टर चाचा तो फिर ठीक है, आपका एक लेफ्टी है साउथ शकील, उसने जी। परफॉर्मेंस भी अच्छी दी है। yes। अच्छा डिसीजन है, बट चेंज तो एक ही है। उसी माइंडसेट से जा रहे हैं कि जो हमारी एक टीम थी वर्ल्ड कप में जाएंगे, उसको हम बैक करेंगे। अगर परफॉर्मेंस खराब होगी तो फिर हम चेंजेस करेंगे। हाँ। तो ये भी एक कप्तान ने जो आपको बोला, उसको कॉन्फिडेंस है टीम के ऊपर, एंड व्हाई नॉट। हम तो सोच रहे हैं अपनी ऑप्शंस
लेकिन डिपेंड ये करता है कि कप्तान क्या सोच कप्तान क्या सोचता है। अच्छा, और कप्तान जो सोच रहा है फिर उस तरह के रिजल्ट भी आएंगे तो सारे उसको बैक करेंगे। एग्जैक्टली। फ़खर की अगर बात करें, जैसे आप भी बात कर रही थी कि फ़खर को होना चाहिए नहीं, तो उसमें क्या लगता है कि ये दोबारा उस पर ट्रस्ट किया गया है फ़खर पे? और ओबियसली हम हमेशा बात करते हैं, मेरा अपना मानना ये है कि इस बैटिंग लाइनअप के अंदर अगर आपने 300 प्लस करना है तो फ़खर ही एक वैसा बैटर है जो करके दे सकता है। तो आप बात भी, तनकीद भी ओबियसली बहुत ज़्यादा हो रही थी कि कंसिस्टेंट वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए कंसिस्टेंट बैट्समैन जो है दुनिया में बहुत कम होते हैं। बाबर है, रिजवान है, जो कि वाइट बॉल में स्पेशली रिजवान भी उतने रन करता है, ये कंसिस्टेंट प्लेयर्स हैं। लेकिन कुछ होते हैं इम्पैक्ट प्लेयर्स। यस, आप जब टीम बनाते हैं तो आप 8 बाबर आजम नहीं खिला सकते और 8 फ़खर भी नहीं खिला सकते। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे। जो इसी तरह से आप बॉलिंग भी देखें तो आप 4 के 4 हारिस रऊफ नहीं डाल सकते। नहीं डाल सकते, बिल्कुल आप ऐसे ही। देखते हैं कि यूटिलिटी क्या है, कॉम्बिनेशन बनता कैसे है, नया बॉल कौन करेगा, अगर राइट आर्म है, लेफ्ट आर्म है, कॉम्बिनेशन बनता है। इसी तरह आपके इम्पैक्ट प्लेयर्स होते हैं। आप ये देखें कि फ़खर जब से आया उसने आपको कितने मैच जिताए हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। मैच विनर्स की एक वैल्यू होती है, उसके ऊपर आप फिर एक रिस्क फैक्टर हमेशा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। जिसका स्ट्राइक रेट हायर होगा रिस्क फैक्टर उतना ज्यादा होगा। अब ये तो नहीं हो सकता कि आपने खेलना भी गेल की तरह है और आपकी कंसिस्टेंसी तेंदुलकर जैसी हो। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। आपको कंप्रोमाइज तो करना पड़ेगा। मैं तो अभी भी ये कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट जो इतनी पीछे नजर आती है एट टाइम्स, काम नहीं किया। पूरे 22-25 करोड़ में कोई 20 लाख का इंटरेस्ट तो है गेम में, और आपके पास एक ऑलराउंडर नहीं है। जब से वो रजाक गया है या अजहर महमूद गया है, आपने डेवलप ही नहीं किया। तो ये बाबर से नहीं पूछना चाहिए, सिस्टम से पूछना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा आपके जो इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं, आपका एक है फ़खर, ज्यादा होने चाहिए। ऐसा ही है। आपके पास एक इम्पैक्ट प्लेयर ऊपर होता है, एक आपके पास 5वें 6ठे के ऊपर एक इम्पैक्ट प्लेयर होता है जो गेम को चेंज करता है। हमारे पास तो है ही नहीं, और एक है उसको भी हम कहते हैं तो बाबर की तरह कंसिस्टेंट होनी है। अच्छा, मैं इसी तरफ आपसे पूछना चाह रहा था कि ये जो मैच विनर होते हैं या इम्पैक्ट डालते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर जो कहा जाता है, ये अगर हम देखें तो आपको रैंकिंग में कहीं नज़र नहीं आते। जैसे सबसे बड़ी प्राइम एग्जांपल बेन स्टोक की आप देख सकते हैं, वार्नर की देख सकते हैं, बटलर की देख सकते हैं, या आप न्यूजीलैंड के प्लेयर्स आप उठा के देख लें ये। बट जब रन्स करेंगे टीम जीतती है। एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है, साइलेंट कहना चाहिए, चले मैं हम किसी का ब्लेम नहीं देता, अनकंडीशनल या वो क्या कह सकते हैं, अनडेलिबरेटली कह दें कि आप सब कॉन्शियस में कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि मैंने अपना 50-100 करना है, मेरी एवरेज 60 से नीचे नहीं आनी चाहिए, मुझे रैंकिंग में नंबर 1 और 2 पे रहना है। आप उस डगर पे लग गए हैं। अब उससे अगर आपकी टीम सेमीफाइनल या फाइनल हारती जा रही है या इवेंट नहीं आप जीत पा रहे, इन दोनों माइंडसेट से, क्योंकि आप प्लेयर भी हैं, कोच भी हैं, तो आप कैसे देखते हैं ये क्या, किस चल में वो प्लेयर चला जाता है और जो नहीं जाता? खतरनाक तरीन एक ख्वाहिश है कि अगर आप की एज बैटर बॉलर नंबर 1 बनने का की आपकी सिर्फ सोच है, आप फिर बहुत सारे कंप्रोमाइज़ करते हैं। फ़खर की आपको मिसाल देता हूँ कि फ़खर एक ऐसा प्लेयर है, उसको मैनेज भी किया 7 साल से। जी, इम्पैक्ट प्लेयर अपने तरीके से सोचता है, उसको आप प्लान नहीं दे सकते। फ़खर इज़ नॉट द टाइप, जैसे मैंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि 5 मैचेस में वो गेल है और 2 मैचेस में वो सचिन तेंदुलकर बन जाए या बाबर आजम बन जाए। बिल्कुल ऐसे ही। उनको फ्रीडम चाहिए। अगर मैक्सवेल अभी तक ऑस्ट्रेलियन टीम के अंदर है, अब देखिए उसके कितने अप्स एंड डाउन्स है। यस, तो आपको लेवरेज देनी पड़ती है कि जो आपका मैच विनर है, रिस्क वो ले रहा है अपने ऊपर, अपने करियर के साथ कौन रिस्क लेता है? बिल्कुल ठीक बात टीम है। के लिए सोचता है, कहता है कि मैंने अगर 350 रन हैं तो मैं ही ये आपको रिस्क लेके अपने करियर का रिस्क लेता है, आउट होने से डरे बगैर खेलता है। तो उनको आप नहीं कह सकते कि 3-4 मैचेस में अगर वो फेल होता है तो आप एकदम से अपनी गेम चेंज करो, आप बन जाओ बाबर आजम। वैल्यू हर एक प्लेयर की डिफरेंट होती है जी। तो इसको समझना जरूरी है। एक ना T20 के मेरी ओबियसली हर प्लेयर से बात भी होती है। T20 में ना बड़ा हमने एक बात की, दोनों वर्ल्ड कप में खास तौर पे डिस्कशन हुई, प्लेयर से भी बात की। अब बाबर और रिजवान हमारे मोस्ट कंसिस्टेंट हैं और रैंकिंग में भी आपको पता दोनों टॉप 2-3 में होते हैं हमेशा। अब जो दूसरे लड़के थे मिडल ऑर्डर के, तमाम 3-4 लड़के, जिसमें हमारे पास
अगर आप इफ्तिखार भी आता है, फिर उसमें पहले आसिफ अली भी रहे, खुशदिल शाह भी रहे। अब अगर आप 120 बॉल्स देखें तो 80% स्टैट्स आपको बताएंगे कि 70% मैचेस में ये दोनों कंज्यूम करते हैं। अब उनको बॉल्स मिल रही हैं 15 से 20 एवरेज। अच्छा, ये इनका स्ट्राइक रेट शुरू में 110 या 115 होता है, बाद में अगर थोड़ा लंबा जाते हैं तो एक्सेलरेट करते हैं। हमारा कभी टोटल T20 में 150 160 से ऊपर बहुत रेयर होता जाता है। जो स्टैट्स एक मैंने देखे 3 साल के, उसमें यह था कि अगर ये दोनों परफॉर्म करते हैं तो हमारा टोटल एवरेज टोटल 160 है। अगर ये पावर प्ले से पहले या पावर प्ले के करीब आउट होते हैं तो पाकिस्तान का जो एवरेज टोटल है वो 155 है, यानी कि 5 रन्स का डिफरेंस है। अब उन लड़कों का जो आपने बात की कि अपने ऊपर रिस्क लेते हैं, उन पे ब्लेम किया जाता है वो कंसिस्टेंट नहीं है। अब इन लड़कों का जवाब ये है कि जब आप हमारे से 8 या 10 बॉलें दे के एक्सपेक्ट कर रहे हैं हर मैच में कि 30 से 35 करके दो, तो हम हर बॉल पे जब छक्का मारने जाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में तो नहीं लगता। तो या तो हमें भी यही रोल देना जो उनको दिया हुआ है, तो फिर हमारे से भी उस तरह, या ये हमारे रोल पे आके ये करके दिखाएं। तो बट क्या आपको लगता है ये उनकी जस्टिफिकेशन ठीक है या ये जस्टिफाइड नहीं है? हर एक का डिफरेंट रोल है, आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, अगर आपके 2 प्लेयर इकट्ठे ओपन पे जाते हैं और एक स्ट्राइक रेट से खेलते हैं तो फिर आपके नीचे क्या आपके पास उस तरह के क्वालिटी हिटर्स हैं? ठीक है, और ये आसान नहीं होता। दुनिया में कोई ऐसा पेयर नहीं होगा जो एक पेस से T20 में ऊपर खेले। इनको सेपरेट करना पड़ेगा। गेम को चेंज भी तो सोचें आप। चेंज मैं क्या कह रहा हूँ, जिस दिन आप ये वर्ल्ड कप T20 फाइनल में हारे थे, उसके कुछ दिन बाद मैंने ये कहा था कि नाउ दिस इज द आइडियल टाइम टू अनाउंस शाहीन एज T20 कैप्टन। यस, बिल्कुल। और उसको कहें कि 2 साल बाद होता है T20, 2 साल में अपनी टीम बनाओ और वो टारगेट करो कि हमने T20 वर्ल्ड कप जीतना है। ठीक है, वो फिर सोच बदलेगी। फिर वो अपने तरीके से सोचेगा कि यार मुझे एक इस तरह का स्टडी चाहिए, मुझे एक ऐसा चाहिए जो 6 ओवरों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा जी। ठीक है, फिर बीच में एक ऐसा चाहिए जो स्ट्राइक रेट बढ़ाए, एक ऐसा जो सिंगल्स करे, डबल्स करे। अच्छा सर, आप जिस तरह से चेंज की बात कर रहे हैं, चेंज इज़ इम्पॉर्टेंट अगैन। अगर हम फ़खर जमान की बात करते हैं और इमाम के साथ उनका पेयर बन जाता है, अच्छा परफॉर्म करते हैं, वेल एंड गुड। अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो हमारे पास अब्दुल्ला शफीक का भी ऑप्शन है। दोनों लाहौर कलंदर्स के ही प्लेयर्स हैं। आप क्या समझते हैं कि पेयर इमाम के साथ क्या अब्दुल्ला शफीक का भी अच्छा बनेगा? आपके पास अगर ये चॉइस हो तो हु वुड यू चूज? देखिए, अगर आपने पहला मैच इस पेयर को खिलाया है तो आपने 3 मैच नहीं छेड़ना किसी। ठीक है, 3 मैच आप इन्हीं से जाएं। ठीक है, जब नहीं चलता तो आइडियली अगर आपने चेंज करना है तो रिजवान को फिर ऊपर लेकर आए। बिल्कुल सही। अच्छा, ताकि वो जो एक हमारा एक सोच है कि जी T20 में मोस्ट कंसिस्टेंट, वो 6 ओवर्स का अच्छा फायदा उठाता है, 10 का तो नहीं उठा सकता। बिल्कुल सही। अब्दुल्ला शफीक को अगर आपने लाना है तो उसको आप 3 नंबर पे ले, 4 पे बाबर आ सकता है। ये बड़ी मतलब एक डिफरेंट माइंडसेट है कि हम रिस्क लेने से लगते हैं। और मैं जैसे आप बात कर रहे थे T20 की भी, आके भाई मेरा मानना ये कि आप एक चीज़ करते हैं, आप देख रहे हैं, आप हमें पता था कि 137 करके आप वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं जीत सकते। इसी तरह 280 या 170 175 करके यूएई के अंदर आप नहीं जीत सकते, और दोनों दफ़ा आप कोलैप्स किए। आप करते क्या है कि आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, नई चीज़ करते हैं। जैसे पूरे पाकिस्तान ने कहा कि बाबर और रिजवान एक जैसा खेलते हैं, फखर के साथ एक बंदा आ जाए, बाबर 3 पे आ जाए, और बाबर के पास बड़ी शॉट्स भी हैं, बाद में चल सकता है। ये जो माइंड सेट है कि मैंने चेंज नहीं करना, मतलब हम कई बैटिंग ऑर्डर की बात कर लें, इनके पेयर को चेंज करने की एक्सपेरिमेंट कर लें, नहीं वर्कआउट करता वापस आ जाए। जवाब क्या मिलता है बोला? हाँ, दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, दुनिया के टॉप 5 बैट्समैन, तुम कह रहे हो उनको चेंज कर दो, क्यों करना है? मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपने देखा लाहौर के अंदर शाहीन अफरीदी कैप्टन बना सीजन 7-8 जी, देखा उसने किस तरह की कप्तानी की है कि इवन के वका यूनस या कमेंटेटर कह रहे थे कि ये शाहीन क्यों आ गया 5 नंबर पे, दे शुड रिस्पेक्ट दिस गेम। हेलो, ही इज अ कैप्टन। यस, उसने आके फिर जिताया, गेम को चेंज किया। यस, बिल्कुल। अगर हम वही सोचा हुआ है कि जी हदीस में लिखा जा चुका है वही पत्थर पे लकीर वाला कि वही कॉम्बिनेशन के साथ अगर हम जा रहे हैं, तो फिर कैप्टन किधर है, लीडरशिप किधर और है? दूसरा ये कि आपका वो जो एक्सपेरिमेंट है वो नहीं काम किया, आपके पास प्लान ए तो है, वापस आ जाए, वापस आ आपके जाए। पास एक जस्टिफिकेशन बन जाएगी कि हमने और अब देखें, जब ये किया, वो चेक कर लिया, वो नहीं हुआ, वर्क, तो हम वो प्लान बुरा ए पर प्लान वापस आ collapse गए। करके इससे हम मैं आपको वापस आ गए। बताता हूँ कि आपको कभी ख्याल आया है कि
यार ये अभी मैच होने वाला है, शाहीन आएगा, शाहीन ना कुछ बैटिंग कुछ करेगा, कभी आया नहीं आया। क्यों? और ओपोजिशन के भी नहीं आया होगा। नहीं आया होगा। वो वहां जब अपनी लीडरशिप दिखाता है तो बैटिंग से वो फाइनल जिता देता है। और इसी तरह रविंद्रा की भी कल बात की कि रविंद्रा को अगर करते हैं तो किसी इंग्लैंड को पता ही नहीं होगा, तो उसने देख लें वही किया, चेंज कर दिया। आप चेंज करते हैं। हाँ, तो चेंज इज जब इंपॉर्टेंट, आई तक थिंक आप एक्सपेरिमेंट कुछ करना इज डिफरेंट इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकली करोगे नहीं, रिजल्ट भी चेंज नहीं होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं भाई, जब तक आप प्रैक्टिकली कुछ डिफरेंट नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट भी चेंज नहीं होगा। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो चेंज इज इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ऐसे ही। अभी मेरा ख्याल है ज्यादा चाहते हैं जी बिल्कुल। इसके साथ ही हमारी ट्रांसमिशन का वक्त भी खत्म हो चुका है। मिड ब्रेक में इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे और आप लोगों के साथ तो रात को मुलाकात होगी क्रिकेट बस्तिया में। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे और इरफान ज़हीर साहब को दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।